हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका चल रहा है। कल किसी कारणवश कोई टेक्निकल इशू था, उस वजह से ऑफ आपका रखना पड़ा, इन्फॉर्म नहीं कर पाया मैं आपको। कोई नहीं, अब क्लासेस अपनी रेगुलर चलेंगी साथ साथ, और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मैंने पहले बता दिया कि आपकी जो 40-50 1 आवर की जो क्लास है वो अप्रोक्स ऑफलाइन के 1.5 आवर की क्लास के बराबर पड़ती है। ठीक है, टेंशन ना लें और मस्ती से पढ़ते जाएं, बस बहुत अच्छे तरीके से रेगुलर कंटिन्यू। टॉपिक जो अपना चल रहा था विश्लेषी फलन चल रहा था। विश्लेषिक फलन में जो एनालिटिक फंक्शन में कोशी-रीमान समीकरण सीआर इक्वेशन को अपना फोकस था पूरा का पूरा। और पहले अपन ने कोशी-रीमान समीकरण सीआर इक्वेशन क्वेश्चन किए, उसके बाद अपन ने कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है विश्लेषिक नहीं है, या इस तरह के क्वेश्चन अपन देखते रहे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझाया था जो एक बार आ भी चुका था। उसी का लेवल अब बढ़ाते हुए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, और उदाहरण आपसे ये कह रहा है एग्जांपल नंबर 3.10.9 है, एग्जांपल नंबर 3.9.10 है, जो खूब आया है 2009 में, 10 में, 14 में, 15 में और 18 में। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा। उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। थर्ड ईयर का बैच अपना चालू हो चुका है, आप पढ़ ही रहे हैं पेड कोर्स में। जो बच्चे पेड कोर्स में नहीं पढ़ रहे हैं और अभी विचार कर रहे हैं आपके साथ के, उनको बोलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ताकि आप एक प्रॉपर और रेगुलर क्लासेस ले पाएं और एक अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी सारी बातें कि ये जो अपनी क्लासेज हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है फीस की, कि सर फीस इतनी कम क्यों रखी गई, जबकि और अदर क्लासेज की फीस 1000, 1500 इस तरह की है। मैंने आपको पहले बताया था, अपना उद्देश्य फीस का नहीं है, अपना उद्देश्य पढ़ाई का। पढ़ाई का उद्देश्य भी किस तरीके से, कोरोना का टाइम चल रहा है और इस कोविड-19 से हर कोई परेशान है, और 70 to 75% लोगों की जॉब चली गई है इसमें। और जॉब जाने के साथ साथ उनके अब मतलब पैसा कैसे कमाया जाए और कैसे इकट्ठा किया जाए, वो मतलब एक रेगुलर रूटीन आने में जो पहले था लगभग साल, 2 साल, 3 साल लग जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य केवल इतना सा यही है कि इस टाइम बहुत कम कॉस्ट पर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, ताकि बच्चे घर बैठ के आराम से पढ़ सकें। अब यदि आप भी थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि पढ़ाई उसी तरीके से हो रही है जैसे ऑफलाइन होती थी, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं बेस्ट है। बेस्ट किस तरह से, ना तो कोई डिस्टर्बेंस। यदि आप अकेले बैठकर पढ़ रहे हैं और आपने केवल अपने ईयरफोन लगाए कान में और अपने वीडियो देखना, क्लास देखना चालू कर दिया, तो आपको कोई भी डिस्टर्बेंस होने वाला नहीं है, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है, बस आप पढ़ रहे हो मस्त। अब मैं ऑफलाइन की बुराई नहीं कर रहा, इस आप तो ऑफलाइन की बुराई कर रहे हो, जो कि ये तो प्रथा चली आ रही है। ऑफलाइन बुराई नहीं कर रहा, हर चीज के अपने अपने फायदे हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन से भी बहुत अच्छा आउटपुट ऑनलाइन से निकाल सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम में ऑनलाइन पे ही फोकस रहेगा। जब खुद सोच लीजिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी या यूजीसी जो है वो खुद ऑनलाइन को सपोर्ट कर रही है, और एग्जाम्स का ऐसा सीन है, आपने देख लिया होगा, फाइनल ईयर के एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि एग्जाम होंगी फाइनल ईयर की। ऐसे ही आपकी भी एग्जाम होंगी, कोई नहीं रोक पाएगा उन एग्जाम्स को। तो एग्जाम्स तो निश्चित है कि एग्जाम होनी है, लेकिन हाँ, उन एग्जाम्स को टारगेट बना के आपको पढ़ना भी तो है। ये थोड़ी ना एग्जाम को टारगेट बना के अपन पढ़ाई छोड़ दे अपनी, या फिर कोरोना के चल में नहीं। 2 में 4 महीने आपने सक्सेसफुली वेस्ट कर दिए, सबके हुए, आपके क्या, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे पेरेंट हो, कोई भी हो, सबके इस टाइम में ये 3-4 महीने वेस्ट हुए हैं। उन 3-4 महीनों को अपन कवर करना है, प्लस आगे आने वाली पढ़ाई को उतने ही जोश से अपन को पढ़ाई करनी है। तो देखो, वही कहना चाहूँगा, रेगुलर रूटीन से क्लासेज लें। और सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे आप ऑफलाइन या फिर कोचिंग या कॉलेज जैसे पढ़ने जाते थे वैसे ही पढ़ें। ये नहीं जगह मोबाइल उठाया, क्लास देखी, रख दी, कर देगा, नहीं। प्रॉपर तरीके से जगह, अपने जो काम होते हैं वो कर, फ्री होके, नहा धो के, ढंग से कपड़े पहन के। ये भी नहीं कुछ भी पहन रखा चल दे भाई, कुछ नहीं पहन रखा तो भी पढ़ रहे, नहीं, घर में ऐसे नहीं। अपने प्रॉपर तरीके से कपड़े पहने, टेबल चेयर अपनी लें, बैठें और भगवान का नाम लेके, और फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। जितनी भी क्लास आती है 1 आवर के आसपास, मान लो आप 50 मिनट to 1 आवर क्लास आती है, पूरी की पूरी क्लास को बिल्कुल सिंसियर होकर देखें, साथ साथ अपने नोट्स बनाएं। और आपको पता होगा बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल गए हैं आपको, डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल गया है, और क्वालिटी सेट करने का ऑप्शन आपको मिल चुका है, स्पीड का ऑप्शन आपको मिल चुका है, बहुत सारी चीज़ आपको यही एप्लीकेशन में मिल रही है। और ये ऐसी फैसिलिटीज है जो मैं मानता हूँ कि यहाँ आपको कोई नहीं दे रहा है, ऑल ओवर राजस्थान आपको ये फैसिलिटीज कोई प्रोवाइड नहीं करवा रहा है इतने अच्छे लेवल पर।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये जो एजुसाइंस ऐप है आपका, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म बनाया गया है और बहुत सोच समझ के बनाया गया है, और पर्सनल वैसे है ये, ऐसा नहीं है किसी से उधार लिया कुछ किया, खुद का पर्सनल बनाया हुआ है ये। अब बनवाया है किसी से, एक बहुत बड़ी टीम काम करती है इसके पीछे, टेक्निकल टीम काम करती है पूरी की पूरी, और कम से कम 70-80-100 लोगों का ग्रुप है जो इस पूरे के पूरे इसको डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। उस संभालने में सारे काम होते हैं, वो उनका काम है, उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल हमारे पढ़ाई से मतलब है। तो जो बातें कर रहा हूँ ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्लास लेने बैठें तो प्रॉपर तरीके से, रेगुलर तरीके से आप बैठें, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी क्लास लेने आप लगें तो मैं आपसे केवल इतने सी बात कहूँगा कि पिछली क्लास को आप एक बार देख लें। पिछली क्लास जो भी होगी उसको देखने में आपको मैक्सिमम मैं मानता हूँ 15 से 20 मिनट लगेगी। 1 घंटे था वो, 15-20 मिनट ये, तो आप टोटल 1.25 घंटे के आसपास आपका सेशन रहेगा एक क्लास का पूरी का। तो मैं मान के चलता हूँ 50 मिनट की यदि क्लास है, आप साथ साथ नोट्स बनाते हैं और नोट करते हैं, तो अप्रोक्स 50 मिनट में प्लस मैं 15 मिनट कर लूँ तो 1 घंटे 5 मिनट में आपकी क्लास एक 50 मिनट की कंप्लीट होती होगी। सबके साथ यही हो रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 घंटे 5 मिनट तो ये, 15 मिनट पिछली क्लासेज के वो आपको देख लेने, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको देखने के बाद आप आगे कंटिन्यू करें, पढ़ने का मजा भी आएगा, चीजें शानदार तरीके से समझ में भी आएंगी। कहीं कोई डाउट रह जाता है तो पढ़ लेते हैं। हाँ, एक चीज और, क्लासेस को इकट्ठा ना करें। जैसे सर हम अब 3 दिन का कोई काम पड़ गया तो 3 दिन बाद देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी में आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका बस चले आपको क्लास देखनी है। आप कहीं भी हो, कहीं भी बैठे हो, देखो मोबाइल ऐसी चीज है, नेटवर्क ऐसी चीज है, आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। और आपकी पर्सनल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी गई है भाई, आपने फीस पे की है, आप पर्सनली देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का मतलब क्या है, आप अपना देखिए, लॉगिन कीजिए आईडी को, पढ़िए, बस सीधी सी बात ये है। और कहीं भी पढ़ सकते हो, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, मामा घर चले गए, पापा घर चले गए, नानी घर चले गए, कहीं चले गए, हिमालय पे भी चले जाओगे ना, तब भी आपके, मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा, पढ़ा रहूंगा आपको। तो बहुत बढ़िया एडवांटेज है इसका, फायदा उठाइए, पढ़िए शानदार तरीके से, रिजल्ट अच्छा निकालिए, और आपका नाम, हमारा नाम, अपने घर वालों, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए। फिर से वही कहना चाहूंगा, एक क्लास के ऊपर हमारी जो मेहनत है ना, जितना आपको दिख रहा है उससे 10 गुना ज्यादा है। क्लासेज बनाना, कंटेंट वगैरह जो भी है, प्लस फिर उसके सारे काम, उसके पीछे बहुत काम होता है। दिखने में तो लग रहा है मैं आया पढ़ाया चला गया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा काम हो रहा है। वीडियो की प्रोसेसिंग होती है, क्वालिटी सेट होती है, सारे काम आपके पास होते हैं, रेगुलर क्लासेज आपकी मिलती हैं आपको। सेकेंड ईयर के जैसे अपना आज 30वां लेक्चर हुआ है सेकेंड ईयर का, और 30 लेक्चर में और 2-4 लेक्चर में उनकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है सेकेंड ईयर में। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, ऐप के लिए और आपके लिए, तो आप तो खुद के लिए तो कर ही सकते हो। मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना सारी मेहनत, तो आप तो खुद के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कहने का यही उद्देश्य है, पढ़िए पढ़िए और पढ़िए, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी आप अपने पर्सनल लाइफ में कुछ कर रहे हैं जो करते रहो, उनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे कोई मतलब है। मेरा उद्देश्य केवल ऐसा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो शानदार हो, और रेगुलर सारी की सारी क्लासेस लेते रहिए। मैथमेटिक्स की आप ले रहे हैं, हाँ, फिजिक्स की आप ले रहे होंगे, केमिस्ट्री का आप ले रहे होंगे, जहाँ अच्छा लगे, जहाँ सबसे बेस्ट लगे वहीं ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। अब चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3.10.9 है, जो 2009 में, 10 में, 14 में, 15 में और 18 में आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या कह रहा है कि एफ जेड इक्वल टू, ये दे रखा है पूरा पूरा, कि x² y की पावर 5 x प्लस आयोटा y अपॉन x की पावर 4 प्लस y की पावर 10, z नॉट इक्वल टू क्या है 0, और f0 क्या है आपका 0। मूल बिंदु पर देखो, एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मूल बिंदु पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बिंदु पर, इस बिंदु मतलब कौन सा, मूल बिंदु, कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। अब से कोशी-रीमान समीकरण क्या होती है कि सर, कोशी-रीमान समीकरण ये होती है कि डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज u के और v के, और एक होता है डेल v अपॉन डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस का डेल v अपॉन डेल x। इस तरह से आपके पास ये क्या है, कोशी-रीमान समीकरण है, CR इक्वेशन जिसे आप बोलते हो। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूल बिंदु पर इनको संतुष्ट करता है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना अपन पहले सीख चुके हैं, 2-3 क्वेश्चंस में अपन निकाल चुके हैं। तो अब उनको निकालने के लिए इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, अपन फटाफट उनको सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। और मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। अब विश्लेषक का फंडा मैंने आपको सिखाया था कि विश्लेषक अपने आप में कुछ नहीं होता, किस पे डिपेंडेंट होता है, अवकलनीयता पर या फिर डिफरेंशियबिलिटी पर। किस पे डिपेंडेंट होता है विश्लेषक,
अवकलनीयता या फिर डिफरेंशियबिलिटी पर। मतलब यदि अवकलनीयता अद्वितीय है, मतलब जो भी उसका अवकलन निकालोगे ना आप एफ डैश करके, वो यूनिक आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। उसमें यदि लिमिट होती है तो आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, सारे रास्तों से लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब तो वो अवकलनीय होता है, विश्लेषिक होता है, वरना विश्लेषिक नहीं होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो फंक्शन क्या दिए गए आपको, सॉल्यूशन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, है ना। चलो तो इतनी बार आया तो इंपॉर्टेंट तो है ही, आप खुद समझदार है, 2 साल से पढ़ रहे हैं आप बीएससी को। तो एफ जेड इक्वल टू, यदि इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10। ठीक, प्लस का साइन कितना आयोटा, एक्स स्क्वायर ये लीजिए इंटू वाई की पावर 5 इंटू वाई, वाई की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है, खूब जानते हो आप कि सर ये जो है ना u प्लस आयोटा v की फॉर्म है, मतलब u x कॉमा 0 प्लस आयोटा v x कॉमा y की फॉर्म है। इसमें क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो u और v है वो x और y के फंक्शन होते हैं, और सारा काम तो मुझे किस पे करना है, u पर v पे करना है। तो u जो है वो तो रियल पार्ट है इसका फंक्शन एफ जेड का, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है ना ये, समय से चर फलन, इसका जो वास्तविक भाग है वो तो u है, और इसका जो काल्पनिक भाग है वो क्या है, v है आपका। ठीक है, अच्छा आगे देखो, तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू ये पूरी की पूरी है, तो आप लिखोगे u x कॉमा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई की पावर 5 अपॉन x4 प्लस वाई की पावर 10, और जो v है आपका वो है वी एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 अपॉन x4 प्लस वाई की पावर 10। ये तो आ गया u और v का फंडा, u और v आ गया। अब कोशी रीमान समीकरण चाहिए, सीआर इक्वेशन, पहले इसको कर लेते हैं अपन, बाद में विश्लेषित करेंगे। और किस पर चाहिए, मूल बिंदु पर चाहिए। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 जेड इक्वल टू 0 पर, या x0 और y0, है ना। तो मूल बिंदु कौन सा होता है, मूल बिंदु भैया z इक्वल टू 0 पर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या निकालने वाले हो, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल, फॉर्मूला बताइए। तीसरी या चौथी बार आ रहा है, तो अब आपको समझ में आ गया, वो नहीं आ रहा है समझ में, पीछे जाइए सारी क्लासेस जो देखिए, फिर से आइए कि सर क्या लिखूं, ये आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, u किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, तो x वाला रहेगा, y वाला क्या होगा 0। और वो जो फॉर्मूला था ना, याद हो तो, क्या था फॉर्मूला वो, एफ डे जेड 0 का, कि सर ये था लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन जेड माइनस जेड 0, यही तो था। मतलब फंक्शन लिखो, फलन किसी पर्टिकुलर पॉइंट, z0 क्या था, पर्टिकुलर पॉइंट था जिस पर, विशेष बिंदु जिस पर बात की जाती है क्वेश्चन, तो इस पर क्वेश्चन बात कर रहा है, और जेड लिखते थे, तो फंक्शन एफ जेड आएगा, मतलब फंक्शन u x y आएगा। लेकिन x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो, तो ये आने वाला है x 0, माइनस आने वाला है कितना, u 0 0। क्यों, बिंदु पर, बिंदु क्या है, मूल बिंदु, यहाँ पर मतलब x बराबर भी 0 है और y बराबर भी 0 है, तो z0 पर या फिर मूल बिंदु 0 0 पर लिख दिया आपने। अपोन में क्या आने वाला है कि सर अपोन में जो आएगा वो आएगा x माइनस 0, क्योंकि z क्या है x प्लस आयोटा y, और z0 क्या है 0 0, तो जो x प्लस आयोटा y है वो x प्लस आयोटा y वाला रखना ही नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखिएगा, मुझे बात बताओ ux0 कितना होगा, लिमिट, या फिर एक काम करो नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ux 0 कैसे निकालोगे आप, इस तरह ऐसे निकालेंगे कि x की जगह तो x रखना है और y की जगह क्या रखना है 0, तो x की जगह x, इसकी जगह 0, तो 0 इंटू x 0, और 0 प्लस x4, ये x4 आएगा, और 0 बटे कुछ भी करोगे तो क्या हो जाएगा 0, माइनस u0 0 0 0 बिंदु पर फलन की वैल्यू कितनी है 0, यही तो है, 0 पर फलन का मान कितना है 0, मतलब पूरा ही क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो क्या 0, इसमें रख के मत देखना ना, फिर तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 की बात कर रहा है तो क्वेश्चन ने खुद ने अलग से दे रखा है कि ये जो वैल्यू है जब z नॉट इक्वल टू 0 हो तब है, और जब 0 हो तो 0 आएगी, तो इसमें ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये है, ये कितना हो गया 0 अपॉन कितना x माइनस 0, मेरे हिसाब से वैल्यू आ रही 0। अब आ जाओ डेल यू अपॉन डेल वाई पे, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, काफी बार चीजें आ चुकी हैं, आप बच्चे नहीं हैं बड़े हो चुके हैं,
तो हर क्लास में एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। सबसे अच्छा तरीका यही है, उसको एक बार फिर से देख लिया, धुआंधार उड़ाते जाओ, उड़ाओ उसको फटाफट, है ना। चलो करो, क्या लिखोगे, u 0,y माइनस u 0,0 बटे y माइनस 0। अच्छा सुनिएगा, इसको तो लिखोगे लिमिट y टेंस टू 0। इक्वेशन नंबर आपने इसको तो दे दी फर्स्ट, और इसको दे दी सेकेंड, इसको दे दी थर्ड, इसको दे दिया फोर्थ, और अब जो आएगी उसको फिफ्थ दे देंगे। 0,y, x की जगह 0, y की जगह y, तो x की जगह 0, y की जगह y, तो पूरा क्या हो गया फिर से ये 0 माइनस 0 अपॉन कितना, y माइनस 0। और वैसे देखो एक सीधी सी बात ये है, सिंपल सा दिमाग लगाओ, कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, क्वेश्चन ने खुद ने कह दिया, तो ये चारों बराबर ही आने हैं। राजी राजी 0 आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो गैर राजी 0 लिखने हैं आपको। मैं तो समझा रहा हूँ कैसे आ रहे हैं, लेकिन आप भी ध्यान रखिएगा, इन केस कोई फंस जाओ या कोई चक्कर पड़ जाए तो लिखना 0 ही है, क्योंकि आने सब सेम ही है। ठीक है, चलो समझा आपको दिए कैसे आ रहे हैं। अगला नंबर किसका है, यू का काम हो चुका है। अब आ जाओ वी पे, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या होने वाला है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 वी एक्स कॉमा 0 वी 0 0 और एक्स माइनस 0 आपको। ठीक है, चलते जाइए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 वी एक्स कॉमा 0, मतलब v वाले में x की जगह x रखो, y की जगह क्या रखो 0, तो यहाँ x की जगह x रखोगे, y की जगह 0 रखोगे, 0 इंटू ये करोगे पूरा क्या हो जाएगा 0, ये 0, ये 0, x माइनस 0 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट एक और रह गया, डेल v अपॉन डेल y क्या आएगा, लिमिट y टेंस टू 0 v 0,y माइनस v 0 0 अपॉन y माइनस 0। अब 0,y वही, x की जगह 0 y की जगह y, तो x की जगह 0 y की जगह y, तो पूरा क्या हो गया 0 माइनस 0 अपॉन y माइनस 0। लिमिट रख लो साथ में, y टेंस टू 0, तो कितना आ गया 0। इक्वेशन नंबर कितनी 7। अब देखो, क्या डेल u अपॉन डेल एक्स जो आ रहा है वो डेल v अपॉन डेल y के इक्वल है, ऐसा। क्या डेल u अपॉन डेल y जो आ रहा है वो नेगेटिव डेल v अपॉन डेल एक्स के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक लाइन लिखेंगे, इक्वेशन नंबर कौन सी 4 5 6 7 से स्पष्ट है कोशी रीमान समीकरण, शॉर्ट में लिखते हैं CR इक्वेशन संतुष्ट होती हैं। कहां पर, मूल बिंदु पर। कहां पर भैया, मूल बिंदु पर। क्यों, क्योंकि जो डेल u अपॉन डेल एक्स है वो इक्वल है किसके, डेल v अपॉन डेल y के। और सेकेंड चीज, जो डेल u अपॉन डेल y है वो इक्वल है माइनस का डेल v अपॉन डेल x। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम सेट, और आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि सर कहां तक, कि ये कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। अब किसका नंबर है, विश्लेषिक नहीं है का, अब आगे उसको देखिए आप, विश्लेषिक नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए आगे, CR इक्वेशन का कॉची रीमान समीकरण काम खत्म, कंप्लीट कर दिया अपन ने। अब मुद्दा कौन रह जाता है अपना, विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन या फिर अवकलनीयता या डेरिवेटिव। तो वही निकालते हैं अपन, डेरिवेटिव निकालते हैं, चलते जाओ। हम जानते हैं, और किस बिंदु पर बात कर रहा है, मूल बिंदु पर, 0 पर है ना। तो f'(z0) की क्या होती है वैल्यू कि सर ये होती है लिमिट z टेंड्स टू z0 fz माइनस fz0 अपॉन z माइनस z। ठीक है, अब fz तो पूरा का पूरा ही है, किस पॉइंट की बात कर रहा है सर, 0 की। तो f'(0) इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0, यहां आएगा fz माइनस आएगा 0 और z माइनस कितना, कोई दिक्कत है नहीं होगी। अब आप लिखोगे वही कि सर लिमिट z टेंड्स टू 0, अच्छा fz ये पूरा का पूरा लिख दो, कितना, x² y की पावर 5 x प्लस आयोटा y अपॉन x की पावर 4 प्लस y की पावर 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो f0 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन 0 दे रखे, लिखने की जरूरत नहीं है उसको। अपॉन z है तो z की वैल्यू कितनी है, x प्लस आयोटा y, ये आपके पास z की वैल्यू। भाई fz की वैल्यू पूरी की पूरी उतार दी मैंने डिट्टो कॉपी। अच्छा उसके बाद जो आपके पास f0 की वैल्यू कितनी है, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन z है, z की वैल्यू कितनी है, x की पावर x प्लस आयोटा y होती है। इससे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा f'(0) इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0 x² y की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 प्लस y की पावर 10। इक्वेशन नंबर आपने इसको दे दी 1 4 5 6 7 8 दे दी, ठीक है। या यदि आप ऐसा ना तो ABCD दे देना, कोई दिक्कत नहीं। अब असली जो कहानी है वो यहां से शुरू होगी आगे कि अब होना क्या है। देखो सुनो, अवकलनीयता विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है मतलब अवकलनीयता नहीं है, अवकलनीयता नहीं है मतलब अवकलन के अद्वितीय मान नहीं है, अवकलन के अद्वितीय मान नहीं है मतलब कि सर अवकलन के जो है ना अलग अलग वैल्यू आ रही होगी f'(z) की। f'(z) का मान मूल बिंदु पर क्या आ रहा होगा, अलग अलग। चलो ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। ये लिमिट है, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लिमिट डिफाइन तभी होगी जब आप किसी भी रास्ते से उस लिमिट पर चले जाओ, आपको वैल्यू हमेशा क्या मिले, सेम मिले। लिमिट तभी डिफाइन होगी जब आप किसी भी रास्ते से चले जाएं, आपको वैल्यू क्या मिले, सेम मिले। अब वो रास्ते कौन कौन से थे कि सर एक तो था x बराबर 0 का, y एक्सिस का, एक था y बराबर 0 का, x एक्सिस का। लेकिन अब क्या है, अपना लेवल बढ़ चुका है, तो ये जो बेसिक चीजें इनको छोड़ेंगे अपन कि सर यहाँ x बराबर 0 y बराबर 0 का, नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। अब लेते हैं प्रोफेशनल रास्ता, और वो क्या था, मैंने बताया था आपको कि y बराबर mx, जैसा था ना ये कि सर ये है, इस पे आना है आपको 0 पे, z यहाँ पर है, तो बहुत सारे रास्ते, यूं भी आ सकता है, यूं भी आ सकता है, यूं भी आ सकता है, इधर से सीधा भी आ सकता है, किसी तरीके से वो यहाँ पर पहुंच सकता है। बहुत सारे रास्ते z, उन्हीं में से अपन कोई अपने मन से रास्ते चुनते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। एक दो रास्ते अपन देखेंगे। m वाला y बराबर mx वाला रास्ता क्या कहता है कि जब भी आप y इक्वल टू mx रखें तो उसमें सॉल्व करने के बाद उसमें m नहीं रहना चाहिए, मतलब वो चीज m पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, उसमें m नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि m के अलग अलग मान के लिए इसके भी आपको फिर अलग अलग मान मिलेंगे। यदि इसमें m रह जाता है तब तो अपन क्या कहेंगे, विश्लेषिक नहीं है। m नहीं रहता है तो फिर भी कुछ ना कुछ इसमें चांसेस हैं, वो अब देखिए अपन क्या करने वाले हैं। चलो अब देखो, z टेंड्स टू 0, माना केस ले रहा हूं फर्स्ट, तीसरा आपको तो पता है, पहले से 2-3 केस बढ़ने वाले हैं। चलो माना z टेंड्स टू 0, y बराबर mx रेखा के अनुदिश है, मतलब जो y बराबर mx जो है उस रेखा के अनुदिश z 0 की ओर जा रहा है। तो ये रेखा हो सकती है कोई सी भी, z 0 की ओर आ रहा है। चलो देख रहे हो, तो y की जगह क्या रखना है, mx, तो f'(0) इक्वल टू लिमिट, अब y का मान रख दो तो ओनली x रह जाएगा, तो लिमिट भी किसकी रह जाएगी, x की, x², अच्छा y की पावर 5 मतलब m की पावर 5 x की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 प्लस y की पावर 10 m की पावर 10 और x की पावर 10। कोई दिक्कत कि सर नहीं है दिक्कत, तो y की पावर 10 का है तो मैंने m की पावर 10 इंटू x की पावर 10 कर दिया, ऊपर y की पावर 5 का आता तो मैंने m की पावर 5 x की पावर 5 कर दिया। चलो ठीक है, आगे आप क्या लिखने वाले हैं, ऊपर कितनी है x की पावर 7 है, ऊपर x की पावर कितनी है 7, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर 7 ऊपर है, m की पावर कितनी है 5, अपॉन में क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, सीधा x की पावर 4 कॉमन आ रही है, तो आपने x की पावर 4 क्या ले ली, कॉमन।
अंदर क्या बचने वाला है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा m की पावर 5, x की पावर 10 में से x की पावर 4 कॉमन ले ली तो x की पावर 6। क्लियर। अच्छा अब आगे सुनो, इससे कितनी बार कट जाएगा सर, 3 पावर बचेगी। लिमिट अप्लाई कर दें, मतलब x की जगह क्या कर दें 0, तो ये 0 इंटू m5 0 अपॉन 1 प्लस 0, ये लीजिए वैल्यू कितने आने वाली है 0। m नहीं आया मतलब चांसेस हैं अवकलनीय होने के, तो ये कितनी वैल्यू मिली है 0। यदि m आता तो अपन एक लाइन लिखते हैं जो हर बार लिखते हैं कि ये m पे निर्भर कर रहा है, m के अलग अलग मानों के लिए इसके अलग अलग मान मिलेंगे, तो अवकलनीयता अद्वितीय नहीं है, मतलब विश्लेषिक नहीं है। लेकिन भाई साहब m नहीं आया, अब ये आ गया, तो इसके हिसाब से तो क्या है, दिख रहा है कि अद्वितीय है और विश्लेषिक भी है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है नहीं है। तो अब क्या करें, एक और चेक करते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को ना, बहुत तसल्ली से, बहुत ध्यान से। तो f'0 यही तो है। अब चलो एक रास्ता आपने y इक्वल टू mx चुन लिया, तो अब कोई दूसरा रास्ता भी अपन चुनते हैं, देखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दूसरा रास्ता आप अपनी मर्जी से कुछ भी चुनो, लेकिन चुनना ऐसा जिससे सॉल्व हो सके। जैसे ये है, ये सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। अब रास्ता आपको ऐसे चुनना है जिससे सॉल्व हो सके। पता कैसे लगेगा कौन से रास्ते सॉल्व होगा, ये पता लगेगा वो प्रैक्टिस से। कोई 1000-2000 क्वेश्चन तो है नहीं, लिमिटेड क्वेश्चन है, आपकी बुक में ही है, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, मुझ पर आपको भरोसा है ही। तो जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे तरीका सिखाऊंगा कि मानना कैसे। ठीक है, चलिएगा कि सर एक तो ये ले लिया, अब रास्ता क्या ले जिससे सॉल्व हो सके। रास्ता आप कुछ भी ले सकते हो कि सर y बराबर x ले लिया, y बराबर 2x ले लिया, y बराबर 3x ले लिया, y बराबर x क्यूब ले लिया, y बराबर x की पावर 5 ले लिया, y स्क्वायर बराबर x की पावर ले लिया। कुछ भी मतलब कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, फिर हमें करना क्या है, देखो ध्यान से, इसको आप नोटिस करेंगे ढंग से। इसको नोटिस करने के बाद आप इसमें ऐसा रास्ता चुनेंगे या y की वैल्यू आप ऐसी रखेंगे जिससे सॉल्व हो गए। एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपको नया लगे क्योंकि नई चीजें पहली बार आप पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे आप हैबिचुअल हो जाओगे ना 2-3 क्वेश्चंस के बाद, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या रखना है। और यदि आप रियल एनालिसिस को ढंग से पढ़ के आए हो सेकंड ईयर में, यदि आपने वास्तविक किताब थी, फर्स्ट पेपर था, यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये चीज समझ में अपने आप आ जाएगी। चलो, और नहीं पढ़ा है तो फिर और जल्दी समझ में आएगी। क्यों टेंशन नहीं हो, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, तो ये x स्क्वायर y की पावर 5 x4 प्लस y 10 है। यहाँ y की पावर 5 है, या y की पावर 10 है, मतलब इससे जस्ट डबल है ये, इससे जस्ट क्या है डबल। अच्छा सुनो, यदि ये दोनों सेम हो जाएं, ये दोनों क्या हो जाएं सेम, तो अपना काम बनने के चांसेस हैं। कि सर कैसे, एक रास्ता लो कि y की पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख रहा हूं मैं, y की पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। किसी भी रास्ते जा सकते हैं, कोई सा भी वक्र हो सकता है, लेकिन चुनना ऐसा है, अपने बुद्धि इस्तेमाल करनी है, हमें दिमाग लगाना है, रास्ता हमको ऐसा चुनना है जो सोल्व हो सके। ठीक है, तो y की पावर 5 आपने एक्स स्क्वायर रखा, तो यहाँ y की पावर 10 तो x4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, x4 प्लस x4 2x4, x4 से x4 कट जाएगा, मतलब सोल्व हो रहा है, चीजें x और y हट रहे हैं। टारगेट बस यही है कि x और y हटने चाहिए। बात समझ में नहीं आई, दोबारा सुनो। आपको कोई रास्ता चुनना है, इस रास्ते से वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, और उसने कह रहा है कि विश्लेषिक नहीं है, मतलब 0 इसका आंसर अद्वितीय नहीं है। यदि हम कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे ना, तो उससे वैल्यू कुछ और मिलेगी। और वो रास्ता कौन सा चुनना है, कोई ऐसा चुनना है जिससे सॉल्व हो सके। सर क्या, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू 5x, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4, वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 5, कुछ भी रख सकते हो आप। जैसे यहाँ वाई की पावर 5 इक्वल टू एक्स रखेंगे, क्यों रख रहे हैं, ताकि ये सॉल्व हो। हमारा उद्देश्य क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिगाड़ना नहीं है। अच्छा उद्देश्य सॉल्व करना है तो रास्ता अपने मन से कुछ भी रखते जाओ, वो आपकी टेंशन है, रखते जाओ, लेकिन रखना वही है, लास्ट में काम वही आएगा जिससे सॉल्व हो सके। ठीक है, तो चलिए मैं लिख रहा हूं केस सेकंड। केस सेकंड क्या कह रहा है कि माना जो z टेंड्स टू 0 है, y इक्वल टू या y की पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर पथ के अनुदिश है, y की पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर पथ के अनुदिश है। अब किसी भी रास्ते चले जाओ, वैल्यू क्या आनी चाहिए सेम, तो आप रखोगे f'0, ये लीजिए f'0 लिमिट, अब तो x ही रह जाएगा, तो x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर है ही, ये लीजिए एक्स स्क्वायर, y की पावर 5 क्या लिखने वाले हो, फिर से एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 4, ये लीजिए x की पावर 4 प्लस y की पावर 10। जब y की पावर 5 एक्स स्क्वायर है तो y की पावर 10 क्या होगा, x की पावर 4, ये लीजिए x की पावर 4। तो आपके पास बना लिमिट x टेंड्स टू 0 x4 अपॉन 2x4,
एक्स की पावर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचने वाला है 1/2। यहां से वैल्यू कितनी आई थी 0, वहां से वैल्यू कितनी आई 1/2, क्या सेम आ रही है? दो इस रास्ते से गए तो 0, उस रास्ते गए तो 1/2, तो दो अलग अलग रास्तों से जाने पर वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब अद्वितीय नहीं है, यूनिक नहीं है। और जब यूनिक नहीं है तो फिर तो भाई साहब अवकलनीय नहीं है। यदि लिमिट यूनिक नहीं है तो अवकलनीयता या डेरिवेटिव नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं है। और जब अवकलनीय नहीं है तो विश्लेषक भी नहीं है। कौन सा पॉइंट पर? मूल बिंदु पर। z बराबर 0 पर कर रहे हैं आप, लिख देना z बराबर इस पर 0 पर, ठीक है। लास्ट में लाइन लिखोगे आप, यहां अवकलनीयता, यहां अवकलनीयता अद्वितीय नहीं है, यहां अवकलनीयता अद्वितीय नहीं है। और जब अवकलनीयता अतः z बराबर 0 पर, या फिर इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम, मूल बिंदु, ओरिजिन, मूल बिंदु पर fz विश्लेषिक नहीं है, fz विश्लेषिक। यह आपका टॉपिक या क्वेश्चन यहां पूरा। तसल्ली से आप इसको समझिए, आपको मन करे दोबारा देख लीजिए और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। आपको 2 या 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3.10.10 2003 में और 16 में आ चुका है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया, मतलब क्वेश्चन का लेवल उसने और बढ़ा दिया, ठीक है। क्या कह रहा है देखिएगा कि fz इक्वल टू e की पावर माइनस जेड की पावर -4, z नॉट इक्वल टू 0 है, f0 इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू 0 पर विश्लेषक नहीं है और CR इक्वेशन संतुष्ट होती है। सेम डिट्टो का भी वही क्वेश्चन है, सारे काम वही करने। अगर आपने देखा हो तो पिछले जितने भी 2-3 क्वेश्चन कराए तो उनमें जो टारगेट था या जो सबसे पहला काम था वो यही था, u और v को अलग अलग छांटना। और u और v अलग अलग कब छटते हैं? जब एक पार्ट हो प्लस आयोटा लग के दूसरा पार्ट हो, जब तो छटेंगे अलग अलग, जब दोनों पार्टीशन होंगे। तो सबसे पहला अपना काम इसमें यही रहेगा कि हमें u और v को अलग अलग छांटना है। इस तरह में दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, कैसे छाटेंगे? इसको भी छाटेंगे, ये भी दिखेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, e की पावर माइनस के बजाय पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, z की पावर -4 को, और सोल्व करने पर जो भी आएगा इसको वहां रख देंगे फिर अपन, ठीक है। तो चलिए यहां सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, z की पावर -4 को 1/z की पावर 4 लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको 1 अप थोड़ी सी, अब मतलब कमजोर दिल वाले जो है ना, कमजोर दिल का मतलब जो डरते हैं वो स्ट्रांग हो जाओ बिल्कुल, और इसको बहुत ध्यान से समझो, बहुत अच्छी और बेसिक छोटी क्लास ऑफ कैलकुलेशन आने वाली है। एक एक चीज को स्पष्ट करूंगा, समझिएगा।
1/x प्लस आयोटा वाई की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसको ये भी तो लिखा जा सकता है कि सर इसको लिख सकते हैं कि अब x माइनस आयोटा वाई से तो ऊपर गुणा कर दिया और उसी x माइनस आयोटा वाई से क्या कर दिया, नीचे गुणा कर दिया, और पूरे की पावर 4 मैंने अलग से चली रही। भाई इससे तो कट जाएगा, 1 ही बचेगा, इसकी पावर 4 है। तो ऊपर तो क्या आ गया कि सर ऊपर आ गया x माइनस आयोटा वाई की पावर होल 4 अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, और पावर कितनी 4। अब देखो ये a माइनस बी के होल पावर 4 कैसे करते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं इसके। या तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 बार कर दो, a माइनस बी का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर। यदि आप ऐसे नहीं करते हो तो एक ट्राइंगल रूल है पास्कल का, उससे कर सकते हो। वैसे भी नहीं कर सकते हो तो द्विपद प्रमेय से कर सकते हो। अब द्विपद प्रमेय आप जानते हो, पहले बता चुका हूँ लेक्चर्स में, और वो भी आप जानते हो, होल स्क्वायर उसका कर लोगे। लेकिन सिंपल सा शॉर्ट तरीका बताता हूँ पास्कल वाला। वो ये कहता है कि यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1 1 लिखो, यहाँ 1 लिखा, 1 और 1 2, और सॉरी 1 और 1 कितना 2, और यहाँ कितना आ जाएगा लास्ट में 1। यहाँ 1 लिखा, 1 और 2 3, 2 और 1 3, और फिर लास्ट में कितना 1। यहाँ 1 लिखोगे, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और लास्ट में कितना 1। क्या काम आता है, देखो कैसे काम आता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। जैसे इससे चाहिए आपको, सॉरी इससे चाहिए आपको क्या, a प्लस बी, तो ये सिंपल उसको a प्लस बी लिख दोगे, a और b, ठीक है। यहाँ से चाहिए आपको क्या कि सर मुझे चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या चाहिए मुझे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इससे क्या लिखोगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर 1 लिखना है, मतलब पहले लिख देना है 1 2 1। अब पहले वाले की घात, ठीक है, प्लस का साइन लगाना है। अब पहले की घात कम करनी है, दूसरे की बढ़ानी है, तो एक का तो रह जाएगा और बी की बढ़ जाएगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और ये प्लस हो गया, बढ़ गया। तीसरा वाला देखना हो इससे कि सर a प्लस बी का होल क्यूब करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 है तो a क्यूब, अब a की घात तो कम करते जाओ, b की घात बढ़ाते जाओ, प्लस 3 आएगा, ये लो a की घात 1 कम कर दी, b की बढ़ा दी, फिर 3 आएगा, a की घात 1 कम कर दी, फिर b की बढ़ा दी, फिर 1 आएगा, मतलब कितना b क्यूब। पास्कल रूल है, आगे फॉलो कर सकते हो। अब सर यदि a प्लस बी के होल पावर 4 करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर लो। कितना आएगा, 1 लिखोगे तो a 4 आ जाएगा, a की पावर कम करते जाओ, b की पावर बढ़ाते जाओ, और एक कांस्टेंट लगाते जाओ कोफिशिएंट 4, कितना a की पावर 3b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 ab क्यूब प्लस कितना b की पावर। ऐसे आप अनगिनत चलते जा सकते हो, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, माइनस वाला। तो कोई बात नहीं, ऐसी है तो अल्टरनेट चिन्ह लगा दो, प्लस माइनस। तो आपको चाहिए a माइनस बी का होल पावर 4, तो a की पावर 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b की पावर। सर हम तो उससे करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर फिर स्क्वायर, अल्लाह बेटा उससे कोई दिक्कत नहीं, आएगी वैल्यू यही। चले, चलो मुझे बताओ, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 तो रह गया बाहर, अंदर क्या बनेगा a माइनस बी की, इसको लिख लेना आप साइड में, आप 5 6 7 कितना भी निकाल सकते हो, इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे 3 4 ये 4 तक पड़ गई कोई बहुत है, इसमें आगे नहीं पढ़ने वाली इतनी। अच्छा सुनो, a की पावर 4 है, मतलब कितना आने वाला है, x की पावर 4, उसके बाद है माइनस का 4, ये लो माइनस का 4, a क्यूब मतलब कितना x क्यूब, और b मतलब कितना आयोटा वाई, ठीक है। उसके बाद प्लस कितना 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 6a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब आयोटा वाई का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर -1, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और y स्क्वायर आ जाएगा। फिर कितना माइनस का 4a b क्यूब, 4a कितना x, b क्यूब मतलब आयोटा वाई का क्यूब, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लास्ट में कितना प्लस आयोटा वाई का पावर 4, उसको हटा दो, थोड़ी देर में एक बार लिख लें। तो आपके पास बना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4, ब्रैकेट में क्या आने वाला है x की पावर 4। अच्छा सुनो, आयोटा की पावर 4 कितना होगा 1, और यहाँ बचेगा y, तो प्लस y की पावर, ठीक है। अच्छा सुनो, उसके बाद इसमें आयोटा नहीं है तो इसको भी लिख लो, -6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों में आयोटा आएगा, ठीक है। आयोटा क्यूब क्या होता है, जो आयोटा क्यूब है ना वो होता है माइनस का आयोटा स्क्वायर, सॉरी माइनस आयोटा। कैसे,
आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। तो ये माइनस आयोटा आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आने वाला है ये 4xy³ प्लस का आयोटा, और इसमें क्या आने वाला है माइनस का आयोटा। तो आपने आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 4xy³ और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4x³y, माइनस का 4x³। इस तरह से आपके पास सेट हुआ। और देखना चाहो तो चलो देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। x² प्लस y² की पावर 4 ब्रैकेट में लिखोगे x की पावर 4 y की पावर 4 6x² y² प्लस आयोटा, फिर यहाँ 4xy कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा y² माइनस x²। इस तरह से भाई साहब आपको z की पावर -4 टूट चुका है, z की पावर -4 आपका टूट चुका है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो इसको आप लिखने वाले हो, क्या लिखने वाले हो कि z की पावर -4 को यहाँ रख दो e की पावर में, तो जो फंक्शन fz है वो बनेगा e की पावर माइनस, और z की पावर -4 को आप सोल्व कर चुके हो, 1 दे देना इक्वेशन, या चाहो तो उसको x का माइनस y का लिख लेना, -n कॉमन लेना, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो 1/x² प्लस y² पावर 4 ऊपर जाएगी तो -4, तो आप लिखने वाले हो x² प्लस y² की पावर -4, ब्रैकेट में क्या आने वाला है x4 प्लस y4 माइनस 6x² y², x की पावर 4 y की पावर 4 6x² y²। ठीक है, अच्छा सुनो, -n कॉमन ले लो तो क्या आएगा माइनस आयोटा 4xy, ब्रैकेट में कितना आएगा x² माइनस y²। तो इस तरह से पूरा सेट आपके पास हो चुका है। यदि थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूं तो इसको ऐसे ले सकता हूं, e की पावर माइनस x² प्लस y² की पावर -4 इंटू x की पावर 4 y की पावर 4 6x² y²। और ये यदि उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना ये हो गया e की पावर, तो पावर में चल रही है सारी चीजें, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस कितना आपके पास x²। या सुनो, घाते कब जुड़ती हैं, आधार समान होते हैं, गुणा में रहते हैं जब, तो डॉट लगा क्या लिख दो इसको, e की पावर आयोटा और फिर कितना 4xy, जहां पर x² प्लस y² की पावर -4 है और यहाँ पर x² माइनस y² लिखा होगा। सर क्या कर दिया आपने बेटा, मैंने ये किया, देखो सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया जो कि कुछ नहीं कहते, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और e की पावर में है तो e की पावर में आ गया आयोटा 4xy आयोटा 4xy, x² प्लस y² पावर -4, x² प्लस y² पावर -4, उधर x² माइनस y², x² माइनस y² आपके पास लिखा हुआ है। अब क्या करना है, अब इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है भाई, पार्टीशन तो दो ही चाहिए, ये तो रियल पार्ट आयोटा लगा के इमेजिनरी पार्ट, इसमें बन नहीं रहा, आप सब जानते हो, मुझे आप बताओगे आप लोग कि e की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या होता है, कि सर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है पार्टीशन करने का। तो e की पावर आयोटा ये रहा, और ये पूरा का पूरा जो लिखा हो किसमें चला जाएगा, थीटा। तो मतलब आपके पास बनने वाला है fz इक्वल टू e की पावर माइनस x² प्लस y² की पावर -4, x की पावर 4 y की पावर 4 6x² y² इंटू पूरा का पूरा cos थीटा, cos ये पूरा का पूरा कितना 4xy x² माइनस y² बटे नेगेटिव पावर नीचे लिया हो x² प्लस y² की पावर 4। कोई दिक्कत, प्लस आयोटा ये लीजिए, प्लस आयोटा साइन ब्रैकेट में वही 4xy x² माइनस y² और x² प्लस y² की पावर कितना 4। ये भाई साहब अब दो पार्टीशन में टूट चुका है, एक तो ये रहा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा cos से, एक इससे मल्टीप्लाई होगा, और जो ये होगा इसमें आयोटा नहीं है तो रियल पार्ट है uxy, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें आयोटा है तो ये vxy है आपका। तो आप लिखने वाले हो कि यहाँ जो uxy है वो बनेगा पूरा का पूरा, तो ये लिखो e की पावर माइनस x² प्लस y² की पावर -4, x4 प्लस y4 माइनस 6x² y² इंटू में कितना, इसे चलने दो, cos बोलते जाओ 4xy
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 4। और जो वी एक्स वाई है वो सेम यही फिर से ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -4, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू साइन कितना आने वाला है 4x वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। तो ये आपके पास u और v आ चुके हैं। अभी तो क्वेश्चन शुरू तक नहीं हुआ, u और v आए अभी तो। इक्वेशन नंबर दे देना फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर दे देना कितनी सेकंड। अब यहां से काम शुरू होगा कि साहब पहले तो कौशी रीमान समीकरण निकाल लेंगे u एक्स वाई और v एक्स वाई, और फिर क्या करेंगे अपन विश्लेषक वाला देखेंगे फिर इसका, है ना, लिमिट विमिट क्या आती है। तो एक बार से आप यहां तक नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते देख लीजिए फटाफट। अब देखिए ध्यान से, यूएक्स और वी एक्स वाई आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, तो वही डेली अपॉन डेल एक्स, डेली अपॉन डेल एक्स सब चीज निकाल लेते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए z बराबर 0, कौन सा बिंदु, मूल बिंदु पर जिसकी क्वेश्चन बात कर रहा है, पर आप निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। फॉर्मूला बनेगा लिमिट, बार बार बताने जरूरत है नहीं क्योंकि काफी बार आ चुका है, u x, 0 माइनस u 0 0 अपॉन x माइनस 0। इसको आप बार बार देख लेना, ठीक है।
ये तो मुझे लगेगा ना क्लास बड़ी हो रही है तो मैं इसके 2 पार्टीशन कर दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। छोटी छोटी क्लास में आप देख लेना 2 आ जाएंगे एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ में सब कुछ। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि ux और vx आ चुके हैं, फॉर्मूला पहले काफी बार आ चुका है, तो वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x की जगह तो x रखना है और y की जगह क्या रखना है 0। तो ये तो x रहेगा, ये 0 हो गया, ये x रहेगा, ये 0, ये 0, और y 0 रखना है तो ये 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। भाई y की वैल्यू 0 रखनी है ना आपको, तो केवल ये बचेगा, ये 0 हो गया, ये बचेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, cos ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि y इंटू में हो रहा है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये तो 1 रह जाएगा। तो आपके पास बनेगा ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -4, ये 0 हो गया, ओनली x4 बचेगा, तो इंटू में कितना x की पावर 4, और बाकी सब 0 हो गया है, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, इंटू में देना cos 0, है ना। और माइनस u 0 कितना होगा 0 होगा, दे रखा है क्वेश्चन नहीं दे रहा, अपॉन कितना x। इसमें देखिए यहाँ पावर 4 है, ये 4 दूनी -8 है, तो ये माइनस का 8 और प्लस का 4, क्या बचेगा माइनस का 4। तो आप लिखने वाले हो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस एक्स की पावर -4 बटे कितना है x। और थोड़ा सा वो अच्छे से लिखें, अच्छे से लिखना मतलब थोड़ी सॉल्व करने की फॉर्म में, तो ऊपर तो 1/x लिख दो, नीचे e की पावर x की पावर -4 लिख दो। इधर कैसे 1/x इधर लिख दिया, ये नेगेटिव पावर थी, नीचे आए तो क्या हो गए पॉजिटिव हो गए, इसको नहीं छेड़ रहा मैं अभी। यदि मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करके देखता हूँ तो x की लिमिट अप्लाई करेंगे 1/0 इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है, कैसी फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी, अपॉन e की पावर यहाँ ये 1/x की पावर 4 होगा, x की पावर -4 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 1/x की पावर 4, x की जगह क्या रखोगे 0, तो 1/0 कितना होगा इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो क्या बन रहा है ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड फॉर्म बन रही है। और आप जानते होंगे लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 दो चीज, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 जब भी दो चीज बनेंगी तो अपन क्या करेंगे उसमें कि डीएल हॉस्पिटल लगा देते हैं, डायरेक्ट डीएल से सॉल्व हो जाती है। डीएल क्या कहता है ऊपर अवकलन कर दो नीचे अवकलन कर दो, तो कौन से रूल से डीएल हॉस्पिटल रूल से, डीएल हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल नहीं है ये नियम है, मतलब क्या करना है इसमें आपको अवकलन करना है, किसका अंश का अलग और हर का अलग। तो ये आने वाला है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x का -1/x स्क्वायर, e की पावर x का e की पावर x की पावर -4, ठीक है, इनटू अब नंबर किसका है x की पावर -4 का क्या होगा -4 घात आ गया और एक कम x की पावर -5, अरे x की पावर n का n x की पावर n -1 x स्क्वायर का 2 आगे 2x होता है। तो इसको लिखने वाले हैं भैया अपन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का 1/x स्क्वायर e की पावर x की पावर -4 आपके पास है ही अपॉन x की पावर कितना 5, x स्क्वायर से कट जाएगा कितनी बार 3 बार, कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। तो आप लोग लिखने वाले हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का x³ अपॉन ऊपर जाएगा -x³ अपॉन में कितना आने वाला है माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 4 e की पावर x की पावर -4। क्लियर, आगे देखिए, अब लिमिट अप्लाई करके देखो x से 0 हो 0 तो ऊपर तो हो गया 0, ठीक है, माइनस का 0 नीचे 4 तो है ही इंटू e की पावर वो करोगे 0 1/x की पावर 4 1/0 इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या होता है 1/0, 0 ऊपर जाएगा 0 × 0 0 बटे 4, ये आ गया 0। तो 0 के लिए इतनी बड़ी मशक्कत कर रहे थे 5 देर से, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है, इक्वेशन नंबर दे दी क्या 3। अब नंबर है किसका डेल यू अपॉन डेल वाई। फिर एक काम करना, जब संतुष्ट हो ही रही है ना और बुक में भी लिख रखा है कोई दिक्कत नहीं है, सभी 0 आनी है, वो तो आप सॉल्व करते रहना, इनको लिखते रहना, मैं लिख देता हूँ, और करना भी यही है आपको कि एक निकाल ली आपने पूरी सॉल्व कर दी, लास्ट में लाइन लिख देना। इसी प्रकार नंबर उतने ही मिलेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना 0, डेल यू अपॉन डेल वाई कितना 0, डेल वी अपॉन डेल वाई कितना 0। इक्वेशन नंबर दे दी 4, 5 और 6। बाई इक्वेशन 4, 5 एंड 6 वी गेट क्या कि डेल यू अपॉन डेल एक्स है
वो इक्वल है किसके, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल है माइनस का डेल वी अपॉन, सभी जीरो तो इक्वल ही है, तो अतः z बराबर 0 पर कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। यहां तक आपके क्वेश्चन हाफ कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी इसे आपको दोबारा लिखना, यू एक्स वाई पहले से लिखे हुए हैं ना, क्योंकि जरूरत थी इनकी सर। तो ये कोशी रीमान तो हो गई। अब एनालिटिक या विश्लेषक का फंडा है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर विश्लेषक वाले को बनाते हैं। चलिए आगे देखिए, अब बात करेंगे अपन किसकी, विश्लेषक की, कि विश्लेषक नहीं है। वो कब नहीं होता, जब लिमिट अद्वितीय नहीं होती या फिर परिभाषित नहीं होती है। सेकंड पॉइंट उठा रहा हूं, उसमें एफ जेड क्या है अपना, ई की पावर माइनस जेड की पावर माइनस, ठीक है। अच्छा, और फॉर्मूला भी होता है अपने पास कि एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू एफ जेड माइनस लिमिट एट जेड टेंड टू जीरो, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो, जेड इक्वल टू जीरो पर। तो सबसे पहला काम अपन ये करेंगे कि वो रास्ता चुन लेते हैं, निकालना तो रास्ता ही है। आप लिख लो कि z बराबर 0 पर जो एफ डैश जीरो होगा, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेना एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस, ये क्लियर। अब इस एफ जेड की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कोई ना कोई रास्ता चुनना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पर कि सर लिमिट z टेंस टू जीरो, ई की पावर z की पावर, वो जीरो है ही पहले से, अपॉन कितना है z, क्लियर। चलते जाइए, क्या माना z टेंस टू जीरो, पथ मानना कोई सा भी, ठीक है, बहुत सिंपल मान लो, y बराबर x से काम चल जाएगा इसमें। माना z टेंस टू जीरो, y बराबर x के अनुदिश है। अब जब y बराबर x का अनुदिश होगा तो y की जगह क्या रखना है, x। एक्चुअल में z होता क्या है, x प्लस आयोटा y। यदि आप y की जगह x रखोगे तो x प्लस आयोटा x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x इंटू वन प्लस आयोटा, होगा ना। अच्छा, एक चीज और, जब आप z की पावर -4 करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ तो z की पावर -4 है, 1 होगा z की पावर 4, तो आप लिखोगे 1 अपॉन कितना, z की पावर 4 मतलब इसकी पावर 4, x की पावर 4, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 लिख दूं। चलते जाइए, तो आपके पास आएगा ये एफ डैश जीरो इज इक्वल लिमिट, अब सब कुछ x में रह गया, x टेंस टू जीरो, e की पावर माइनस z की पावर -4, ये रहा, तो 1 अपॉन कितना, x की पावर 4, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 अपॉन यहाँ कितना आने वाला है z, वही x इंटू 1 प्लस आयोटा, x प्लस आयोटा x हो गया, वो लिख दिया आपने इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखो, एक स्टेप हुआ है ना, लिमिट
अच्छा सुनो, ये 1/1 प्लस आयोटा तो रह जाएगा बाहर, लिमिट x टेंस टू रह जाएगी 0, 1/x है, यहाँ कितना है e की पावर माइनस, एक चीज सुनो, ये x की पावर 4 1 प्लस आयोटा की पावर ऊपर जाएगा तो -1 होगा, ठीक है। ये माइनस में पहले से लिखा हुआ है तो इसको जोकी तो लिख दो कि 1/x की पावर 4 1 प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा इसका प्रसार क्या होता है। e की पावर x का, e की पावर -x का प्रसार होता है 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। प्रसार कर लो यहाँ पर, काफी बार देखो सब चीजें जरूरत पड़ती है, पहले बता चुका हूं मैं प्रसार में। 1/1 प्लस आयोटा लिमिट x टेंस टू 0 1/x ब्रैकेट में, x की जगह पूरा का पूरा है तो पूरा डेकोरम रख दूं यहाँ पे 1, ये लीजिए 1, x की जगह पूरा का पूरा 1/x की पावर 4 1 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस डॉट 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 छोड़ देना। लिमिट अप्लाई करते हैं x की कितनी 0, तो यहाँ रखोगे 0 तो 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पूरा करोगे इन्फिनिटी, तो क्या आने वाला है ये आपके पास इन्फिनिटी। तो मतलब f'0 कैसा आ रहा है, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। इन्फिनिटी क्या है, अपरिभाषित है, यहाँ पर टर्म पर डिफाइन डेफिनेट आनी चाहिए थी और अद्वितीय आनी चाहिए थी, लेकिन अद्वितीय की जरूरत ही नहीं जब वो इन्फिनिटी आ रही है, तो लिमिट अनंत या फिर इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए थी, तो आप लिखेंगे अतः विश्लेषिक है या नहीं है, z बराबर 0 पर नहीं। यहां आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई खास नहीं था, फर्स्ट लेंदी इसलिए हुआ क्योंकि चीजें नई नई थी, बहुत कुछ नया आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना रेगुलर स्टडी कीजिए। मैंने आपको शुरू में बोला है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहा धो के बैठा करो पढ़ने के लिए, नोट बनाओ, नोट करो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपको बेनिफिशियल रहे। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। और जो बच्चे ज्वाइन करने की सोच रहे हैं आपके साथ वाले, उनको तुरंत ज्वाइन करवाएं, क्योंकि क्लासेस फिर यदि अपन आगे निकल गए तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। चलिए।